नमस्कार साथियों, दृष्टि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अजय और आज के न्यूज कार्यक्रम में हम बात करेंगे बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा की। उनकी इस यात्रा के दौरान भारत और बांग्लादेश ने कुछ ऐसे समझौतों पर हस्ताक्षर किए जो न सिर्फ आज बल्कि आने वाले समय में दोनों देशों के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होने वाले हैं। एक ऐसी परिपाटी जो चली आ रही थी जहां थोड़े बहुत भारत और बांग्लादेश के बीच अनबन के संकेत थे, उनको बैठकर मिटाने का काम किया गया और जो समझौते निकल कर आए उनसे और जो उनकी ओवरऑल जो यात्रा थी उसको समझने का प्रयास करेंगे कि उससे दोनों देशों को भविष्य में क्या मिल सकता है। तो एक बार शुरू करने से पहले वीडियो की हम रूपरेखा देख लेते हैं आज की चर्चा की। सबसे पहले हम समाचार देखेंगे, समाचार कि शेख हसीना भारत आती हैं और उसके बाद आगे बांग्लादेश का परिचय जानेंगे कि भारत की नज़र में, भारत के इतिहास की नज़र में बांग्लादेश का क्या संबंध है भारत से। इसके संबंधों का इतिहास देखेंगे कि भारत और बांग्लादेश आज से 20, 30, 50 साल पहले, अभी बांग्लादेश ने अपने 50 वर्ष पूरे किए बनने के, तो इन 50 वर्षों में भारत और बांग्लादेश के संबंध कैसे रहे इसको जानेंगे। दोनों देशों के बीच जो समझौते हुए हैं, अभी 2 दिन की चर्चा में जो समझौते निकल करके आए उनकी चर्चा करेंगे कि वो किस विषय में है, किन किन चीज़ों को लेकर के भारत और बांग्लादेश की बात हुई है और भारत और बांग्लादेश एक दूसरे का सहयोग करने वाले हैं आने वाले वर्षों में, उन विषयों के बारे में जानेंगे। सीईपीए की चर्चा करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। जब 2 देश अपने व्यापार को लेकर के कुछ मानदंड जब बनाते हैं तो उसको कहते हैं सीईपीए, यानी कि व्यापक आर्थिक साझेदारी को लेकर जो समझौते भारत करना चाहता है उसको लेकर भी चर्चा हुई है। तो उसकी हम भी चर्चा करेंगे कि ये क्या है, कैसे है और इसका भविष्य क्या हो सकता है। फिर दोनों देशों के बीच जो कुछ विवाद के मुद्दे हैं जिनको हल करने का प्रयास इन मीटिंग्स में भी किया गया होगा और आने वाले वर्षों में जिन मुद्दों का हल भारत और बांग्लादेश को करना चाहिए, ऐसे मुद्दों की चर्चा करेंगे। और अंत में देखेंगे एक अभ्यास प्रश्न जो आपको मेंस में ज्यादा अच्छे से तैयारी करने में मदद कर सकता है। आइए बात को शुरू करते हैं। समाचार देखते हैं। द स्पिरिट ऑफ 1971 इंडिया ऑन इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस। तो 1971 में जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था तो उस वक्त जो भारत का मन था बांग्लादेश को लेकर के और बांग्लादेशियों के मन में जो भारत के प्रति भावना थी, उसी स्पिरिट को, उसी भावना को आगे लेके चलने की बात इसमें कही गई है। और उसी स्पिरिट को लेकर शायद बांग्लादेशी पीएम भारत भी आई हैं। जैसा जो उनका वक्तव्य आप सुनेंगे तो आपको पता चलता है कि वो किस मंशा से और किस मनस्थिति में भारत आई हैं। बांग्लादेश का परिचय देखते हैं। बांग्लादेश ये है भारत के बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, ये राज्य भारत के बांग्लादेश के साथ टच करते हैं। बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है और भारत के पूर्व में है और भारत के इस हिस्से के पश्चिम में, तो भारत से घिरा हुआ है बांग्लादेश चारों तरफ से। इसे पहले ईस्ट पाकिस्तान भी कहा जाता था क्योंकि ये पाकिस्तान का दरअसल हिस्सा था जब भारत आज़ाद होता है। तो उसके बाद का इतिहास देखेंगे और जानेंगे कि कैसे बांग्लादेश बनता है। तो बांग्लादेश भारत के साथ संस्कृति साझा करता है। दरअसल जब हम कहते हैं कि बांग्लादेश के संदर्भ में भारत बहुत महत्वपूर्ण है तो उसका एक कारण उसकी सांस्कृतिक और जातीय समता भी है, क्योंकि भारत का जो बंगाल प्रदेश है, जो पूर्व में बंगाल था, उसका ईस्टर्न हिस्सा ही है बांग्लादेश। तो दरअसल यहां बंगाली बोलने वाले लोग और भारत में बंगाली बोलने वाले लोग खुद को बहुत करीब पाते हैं एक दूसरे से। तो वो जो साम्य है दोनों देशों के बीच में, वो भी इनको कहीं ना कहीं नजदीक लाने का काम कई बार करता है और भारत उसको कल्चरल डिप्लोमेसी के रूप में बहुत बार प्रयोग भी कर चुका है। तो 1971 में बांग्लादेश बनता है, 1947 में भारत आज़ाद होता है और भारत के साथ पाकिस्तान का भी जन्म होता है। लेकिन ये ईस्टर्न पाकिस्तान उस वक्त था और ऐसे राजनीतिक हालात पैदा हुए कि ईस्टर्न और वेस्टर्न पाकिस्तान को अलग होना पड़ा। तो उसी कड़ी में बांग्लादेश का जन्म होता है। 1972 में भारत बांग्लादेश के साथ मैत्री की संधि कर लेता है कि हम एक दूसरे को दोस्त के तौर पर रिकॉग्नाइज करते हैं। ये भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और शेख मुजीबुर रहमान के बीच ये संधि हस्ताक्षरित हुई थी। इसमें कहा गया था कि भारत और बांग्लादेश एक दूसरे के साथ मित्रवत व्यवहार करेंगे और वो सारी बातें जो एक दूसरे को दोस्त बनाती हैं
पाकिस्तान का राजनीतिक जो परिदृश्य है वो कुछ ऐसा है कि शेख मुजीबुर रहमान के बाद शेख हसीना ने कमान संभाली आवामी लीग की, और उसे धर्मनिरपेक्ष आदर्शों वाली पार्टी माना जाता है। यानी कि वो दोनों समाजों के बीच में या अपने विभिन्न धार्मिक समाजों के बीच में कोई भेदभाव करने में भरोसा नहीं करती। लेकिन बेगम खालिदा जिया के नेतृत्व वाली बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, ऐसा माना जाता है कि वो राष्ट्रवादी, बंगाली राष्ट्रवादी विचारधारा विचार रखती है और बंगाली राष्ट्रवाद को पनपने और फलने फूलने देना चाहती है। हुआ क्या था 1971 में? ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान के दो हिस्से करने की नौबत आ गई और बांग्लादेश का जन्म हो गया उस वक्त? तो राजनीतिक परिदृश्य उस वक्त कुछ ऐसा था कि ये वेस्टर्न पाकिस्तान है, ये भारत है, और ये बांग्लादेश जो आज हम कहते हैं ईस्टर्न पाकिस्तान है। यहां की जो ईस्टर्न पाकिस्तान है उस पर पश्चिमी पाकिस्तान ने अपनी भाषा उर्दू थोप दी थी। यहां लोग बंगाली बोलते थे, लेकिन पश्चिम से भाषा आई, दूसरे वाले पाकिस्तान का जो हिस्सा था वहां से भाषा आई उर्दू, और उसको प्रशासनिक भाषा बना दिया गया, जिससे लोगों को बहुत परेशानियां होने लगी। अब 1970 में क्या होता है कि आवामी लीग चुनाव जीत जाती है शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में। ईस्टर्न और वेस्टर्न पाकिस्तान में जब चुनाव एक साथ होते हैं तो ईस्टर्न पाकिस्तान की ये पार्टी आवामी लीग शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में ज्यादा सीटें ले आती है वेस्टर्न पाकिस्तान की किसी भी पार्टी से, और क्लेम करती है कि हम सरकार का गठन करेंगे। लेकिन वेस्टर्न पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान है, वो ये बात मानने से इनकार कर देते हैं, और जो मैंडेट मिला है, जो जनादेश मिला है शेख मुजीबुर रहमान को, उससे उन्हें रोक देते हैं। ऐसे हालातों में संघर्ष होता है, सिविल वॉर होता है, उसमें भारत की भूमिका रहती है, और ये सब होने के बहुत बाद पाकिस्तान दो हिस्सों में टूटता है और बांग्लादेश का जन्म होता है। अब इसके बाद भारत और बांग्लादेश के औपचारिक संबंधों की शुरुआत होती है। तो भारत जैसे ही बांग्लादेश का जन्म होता है, बांग्लादेश को स्वीकार कर लेता है कि हाँ, हम बांग्लादेश को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज करते हैं। प्रधानमंत्रियों की यात्राएं शुरू हो जाती हैं, और लगभग एक निश्चित समय के बाद, एक छोटे अंतराल के बाद, दोनों देशों के प्रधानमंत्री एक दूसरे के यहाँ आते जाते रहते हैं। जो समस्याएं होती हैं उनको सुलझाने का प्रयास करते हैं, और भविष्य में क्या रूपरेखा हो सकती है दोनों के संबंधों की, उस पर चर्चाएं भी समय समय पर होती रहती हैं। एक ऐसा मुद्दा है जो भारत और बांग्लादेश के बीच लगातार बना रहा, काफी समय तक बना रहा, जिसका अभी पिछले 5 से 6 वर्षों में भारत ने जिसका समाधान किया, वो ऐसा मुद्दा जो काफी लंबे समय तक चला, वो है भूमि सीमा समझौता। ये भारत ने 2015 में इसका समाधान किया, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि जो है वो काफी इंटरेस्टिंग भी है और काफी पुरानी भी है, जिसके चलते भारत में अक्सर विवाद होता रहता है, जिसके चलते भारत में कई ऐसे मुद्दे जन्म ले लेते हैं जो शायद नहीं लेने चाहिए। उसमें बांग्लादेश की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अब वो सही है गलत है, इस बात का फैसला फैक्ट्स कर लेंगे। भारत 4100 किलोमीटर लंबी जो सीमा है वो साझा करता है बांग्लादेश के साथ, और 1947 में जब सर रेडक्लिफ ने बंटवारा किया तो उन्होंने ईस्टर्न और वेस्टर्न पाकिस्तान के बॉर्डर्स भी डिसाइड किए भारत के साथ। तो ये जो बॉर्डर डिसाइड किए उसमें उन्होंने कुछ खामियां छोड़ी, उन्होंने एनक्लेव्स को नजरअंदाज किया। भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ ऐसे एनक्लेव्स हैं। एनक्लेव्स यानी भूमि का एक ऐसा हिस्सा जहां एक हिस्से के बाहर दूसरे देश के हिस्से हैं। यानी कि आप एक गांव में घर मान लीजिए कि एक घर किसी का है और बाकी घर दूसरे सबके हैं, तो ऐसे हिस्सों को कहते हैं एनक्लेव्स। तो ऐसे एनक्लेव्स भारत और बांग्लादेश के बीच में रह गए। इन एनक्लेव्स में अक्सर कूच बिहार के राजा और रंगपुर के महाराजा अपना आखेट करते थे। इन्हें चित्त महल कहा जाता था वहां की लोकल लैंग्वेज में। तो इसे लेकर 1958 में नेहरू जी और फिरोज खान नून के बीच में एक समझौता होता है, जिसे नवा संविधान संशोधन अधिनियम भारत में आता है। इंदिरा गांधी और मुजीबुर रहमान के बीच में भी एक ऐसा ही समझौता होता है इस विवाद को लेके कि सीमा विवाद किस प्रकार से सुलझाया जाए, एनक्लेव्स की समस्या को किस प्रकार दोनों देशों के बीच में सुलझा लिया जाए। लेकिन 74 में बात बनती है। भारत 2015 में आगे चलकर 111 एनक्लेव्स बांग्लादेश को देता है और 51 बांग्लादेशी एनक्लेव्स भारत बांग्लादेश से ले लेता है। इसके लिए भारत को संविधान संशोधन करना पड़ा, क्योंकि भारत अपनी जमीन किसी को देने से पहले या उसको एनेक्स करने से पहले संविधान संशोधन करेगा।
इसलिए 100वां संविधान संशोधन भारतीय संसद में और संविधान में किया गया और दोनों देशों के बीच में एन्क्लेव्स की समस्या को सुलझा लिया गया 2015 में। इसके बाद शेख हसीना जी की जो यात्रा थी उसमें बहुत सारे ऐसे फैसले हुए, बहुत सारे ऐसे एमओयूज साइन हुए। तो उन एमओयूज का महत्व क्या है, उन एमओयूज में दरअसल बातें क्या हैं, क्या भारत और बांग्लादेश एक दूसरे के साथ आगे प्रगति करेंगे नहीं करेंगे, उसको लेकर के बात हुई है। 7 कुल समझौते हुए हैं, तो वो कौन से हैं उन पर बातचीत करते हैं। सीमा पार तेल लाइन की बात सबसे पहले भारत ने करी। उसके बाद भारत बांग्लादेशी जो रेल है उसका वित्त पोषण करेगा और उसे चलाने में भारत मदद भी करेगा। इवन स्टाफ की ट्रेनिंग में भी भारत मदद करने वाला है। तो प्रति वर्ष भारत की जो ये तेल पाइपलाइन होगी ये 1 MMTPA यानी कि मिलियन मीट्रिक टन इतना तेल स्थानांतरित करेगी भारत से बांग्लादेश में। असम में जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी है वहां से सीमा पार ट्रेन जाएगी और बांग्लादेश के साथ जो व्यापार है, जो भारत का अन्य जो सामान का आदान प्रदान है वो होगा। ये जो मल्टी ट्रेन ट्रैक प्रोजेक्ट है ये ढाका के साथ जयदेवपुर और टोंगी को जोड़ेगा, जिसका वित्त पोषण भारत करेगा। भारत ने यह फैसला किया है कि बांग्लादेश के बहुत अलग अलग जो विभाग हैं उनके कर्मचारियों की ट्रेनिंग और जो उनके रेलवे का वित्त पोषण है उसकी जिम्मेदारी भारत ने ली है। 7 समझौते, जैसा मैंने कहा, सबसे पहला कुशियारा नदी को लेकर हुआ है, उसकी जल की निकासी को लेकर हुआ है। भारत और बांग्लादेश के बीच में भी अक्सर कुछ जल विवाद रहे हैं, जैसा भारत के अपने राज्यों के बीच में रहे हैं। तो कुशियारा नदी बहुत पुरानी समस्या भारत और बांग्लादेश के बीच में। असम और बांग्लादेश का जो सिलहट क्षेत्र है उसके दरमियान ये एक टेंशन का कारण रहती थी। तो भारत ने इस यात्रा में ये प्रयास किया कि इस मुद्दे को कम से कम भारत सुलझा ले, भारत सरकार सुलझा ले। जो रेलवे और न्यायिक सेवा के अधिकारी हैं उनकी ट्रेनिंग का जिम्मा भारत सरकार लेगी और वो अधिकारी जो बांग्लादेश के होंगे वो भारत में आके ट्रेनिंग करेंगे। ये एमओयू साइन हुआ है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत मदद करेगा बांग्लादेश की, क्योंकि भारत के मंगलयान, चंद्रयान और इसरो के जो अन्य प्रोजेक्ट हैं वो आज दुनिया को चीपेस्ट सैटेलाइट प्रोजेक्ट करने में मदद कर सकते हैं। तो बांग्लादेश निश्चित तौर पे चाहेगा और भारत भी इसमें यह देखना चाहेगा कि हम बांग्लादेश की इतनी मदद कर दें कि वो दूसरे देशों के साथ अपने संबंध स्थापित करने से पहले सोचे कि भारत को उससे क्या फायदे हैं और दूसरे देशों से क्या फायदे हैं। तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में निश्चित तौर पर भारत किसी भी अन्य देश से जो उसके पड़ोसी हैं बांग्लादेश के, उनसे ज्यादा मदद बांग्लादेश की कर सकता है और चीपेस्ट लेबर और चीपेस्ट दाम पर कर सकता है, जिसे बांग्लादेश अफोर्ड कर सके। माल ढुलाई के लिए जो प्रौद्योगिकी है, जो ट्रेनें हैं, उसकी प्रौद्योगिकी भारत साझा करेगा बांग्लादेश के साथ और उसकी मदद करेगा अपना जो इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम है उसे सुधारने में, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सहयोग अंतरिक्ष में और जो अन्य रिसर्च भारत में होती है वो बांग्लादेश के साथ साझा करने की बातें हुई। इसके बाद प्रसार भारती और बांग्लादेश टेलीविजन के बीच में जो प्रसारण को लेकर के कुछ इश्यूज रहते थे अब वो नहीं होंगे। भारत अपने प्रोग्राम बांग्लादेश के साथ साझा कर सकेगा और वहां के प्रोग्राम भारत में दिखाए जा सकेंगे, जिससे अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोग जो बांग्ला समझते हैं या वहां की भाषा, भारत की भाषा वहां जानते हैं, तो वो इसका आनंद ले सकेंगे। इसके अलावा खुलना में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगाया गया था, जो तकरीबन 1320 मेगावाट की परियोजना है, जो इतनी बिजली का उत्पादन करेगी। उसका अनावरण भी किया गया इस यात्रा के दौरान। इसके अलावा रुष्पा रेल ब्रिज, जो खुलना मोंगला बंदरगाह की एक ब्रॉड गेज रेल परियोजना है, इसका भी अनावरण किया गया था। $389 मिलियन भारत ऋण देगा बांग्लादेश को। इस यात्रा के दौरान यह फैसला हुआ, जो बांग्लादेश अपने अलग अलग कार्यों में यूज कर सकता है। ये लाइन ऑफ क्रेडिट पर दिया जाता है, बहुत लंबे समय के लिए दिया जाता है। मोंगला के साथ कनेक्टिविटी को लेकर जो परियोजना है, ब्रॉड गेज रेल परियोजना, उस पर भी बातें की गई। $5 बिलियन अमेरिकी का भारत ऋण देगा बांग्लादेश को, जिसे बांग्लादेश अपना रेल संपर्क सुधारने में खुलना और ढाका के बीच, चिल्हाटी और राजशाही के बीच अपनी रेल परियोजनाओं को विकसित करने के लिए बांग्लादेश इसका प्रयोग करेगा। इसके अलावा सड़क निर्माण उपकरण में और मशीनरी की आपूर्ति में भी इस पैसे का बांग्लादेश प्रयोग करेगा। और जो अपनी रेल परियोजनाएं हैं, जैसा हमने बात करी, उनके लिए भी बांग्लादेश इस ऋण का प्रयोग करेगा। साथ ही
अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा के, अपना व्यापार बढ़ा के उसके दायरे को और उसका जो वॉल्यूम है उसको बढ़ाने में मदद करेगा ये भारत का ऋण बांग्लादेश की। रक्षा ऋण भी भारत ने लाइन ऑफ क्रेडिट पर बांग्लादेश को दिया, जिससे बांग्लादेश की जो सेना है उसकी जो रक्षा पंक्ति है, पहली पंक्ति है, उसको मदद मिलेगी ऐसे हथियार खरीदने में, ऐसी वस्तुएं खरीदने में जो न सिर्फ उनके लिए आवश्यक हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करती हैं, बल्कि कॉम्बैट सिचुएशन में भी वो उनके लिए मदद करेंगी। ब्रिज लेयर टैंक 5 बांग्लादेश 10 मिलियन में खरीदने का विचार करता है और 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर में 7 पोर्टेबल स्टील ब्रिज बांग्लादेश खरीदेगा। इसके अलावा 2 मिलियन डॉलर में एक माइन सुरक्षात्मक वाहन भी बांग्लादेश खरीदना चाहता है। तो ये जो सारा पैसा है जो भारत बांग्लादेश को देगा, ये बहुत लंबे समय का ऋण है जिसे बांग्लादेश आने वाले समय में प्रयोग करेगा अपनी रक्षा पंक्ति सुधारने में, अपनी रेल कनेक्टिविटी सुधारने में, अपने उद्योगों से अपनी परियोजनाओं को जोड़ने में, ताकि आप कच्चा माल अपने उद्योगों तक पहुंचा सकें और वहां से ट्रांसपोर्ट करके मार्केट में लेके आ सकें। इसके लिए रेल बहुत जरूरी है और उसके लिए भारत देगा ऋण, बांग्लादेश को दे चुका है। ऐसा नहीं है कि सब अच्छा अच्छा है निश्चित तौर पर कि आप अपनी एक यात्रा के दौरान किसी भी जो राष्ट्र के प्रतिनिधि होते हैं उनके साथ संबंध अच्छे करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमेशा ऐसे विवाद के बिंदु भी रहते हैं जिन पर बात करने से अक्सर बचा जाता है, या जब बात करते हैं तो उनका नतीजा नहीं हो पाता क्योंकि उसके साथ इतने हितधारक और इतने समूह जुड़ जाते हैं। तो भारत और बांग्लादेश के बीच भी कुछ ऐसे ही मुद्दे हैं। पहला मुद्दा जो है वो एनआरसी को लेकर था। ऐसा कहा गया कि बांग्लादेशी जो माइग्रेंट्स आते हैं भारत में, वो यहाँ अवैध तरीके से रह जाते हैं भारत के असम क्षेत्र में, तो उनको बाहर निकालने के लिए कुछ लोगों का ये कहना था कि एनआरसी को लाया गया। एनआरसी असम में और जो उसके आसपास के इलाके हैं वो बांग्लादेशियों को निकालने का, और उन्हें ये कहा गया कि वो अवैध अप्रवासी हैं और उनको निकाला जाए। तो इसके लिए एनआरसी को लेकर के बहुत बड़ा विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच में हो गया था एक समय पर, लेकिन उसको सुलझा लिया गया बातचीत के जरिए। और अन्य जो चैनल्स हैं, बैक स्टेज चैनल्स हैं या फ्रंट स्टेज जो चैनल्स हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये दिल्ली की सबसे बड़ी, कह सकते हैं कि एक चिंता का विषय है कि बांग्लादेश चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक सहयोगी है। तो भारत को निश्चित तौर पर चाइना के चंगुल से बांग्लादेश को निकालने के लिए आवश्यक है कि वो उतनी मदद करे जितनी चाइना बांग्लादेश की करता है, क्योंकि हमने देखा कि बांग्लादेश अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाने की दरअसल कोशिश करता है। तो अगर चाइना उन क्षेत्रों में बांग्लादेश को कनेक्टिविटी देता है, वो भी सस्ते ऋण पर या लगभग ना के बराबर ब्याज के ऋण पर, तो भारत को मुश्किल हो सकती है, क्योंकि बांग्लादेश चाइना के साथ भी जा सकता है। तो ये दोनों देशों के बीच में एक विवाद का मुद्दा कहीं ना कहीं है। इसके अलावा रोहिंग्याज का मुद्दा भी ऐसा है जो भारत और बांग्लादेश के बीच में समस्या का कारण बना हुआ था, क्योंकि ऐसा कहा गया कि रोहिंग्याज जब म्यांमार की सीमा से प्रवेश नहीं कर सकते तो वो बांग्लादेश का सहारा लेकर भारत में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। और जब दोनों देशों के बीच में टेंशन बढ़ी तो इधर से बयानबाजियां हुई, उधर से हुई, इसमें राजनीतिक बहुत ज़्यादा परिदृश्य सामने आया था, लेकिन अंततः इसे सुलझा लिया गया था और काफ़ी समझबूझ से और काफ़ी परिपक्वता से दोनों देशों ने इसे हैंडल किया। चीनी जो सैन्य वस्तु सूची है, यानी कि चाइना में जो चीज़ें बनती हैं, जो सैन्य उपकरण बनते हैं, या चाइना की जो अन्य प्रकार की मदद है, उसे लेने में बांग्लादेश पीछे नहीं हटता है। ये भारत और बांग्लादेश के बीच में टेंशन्स का कारण था पिछले दिनों भी, और आगे भी हो सकता है अगर बांग्लादेश इस प्रकार की प्रवृत्तियां जारी रखे तो। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है सीईपीए की चर्चा। भारत और बांग्लादेश ने कहा कि वो एक द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जाने वाले हैं, जिससे भारत और बांग्लादेश के बीच में जो व्यापार का अंतर है वो कम हो जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश 2026 तक एक विकासशील देश बनने का प्रयास करता है और वो देखता है कि 2026 तक वो उस सूची में शामिल हो जाए। तो इसके लिए आवश्यक है कि दोनों देश इस तरीके से व्यापार करें कि नुकसान की स्थिति में कोई भी ना हो। ये बहुत गंभीर और बहुत बढ़िया और एक बेहतरीन काम भारत सरकार बांग्लादेश के लिए कर सकती है, जिससे बांग्लादेश को बहुत दरअसल फायदा हो सकता है, क्योंकि दोनों, बांग्लादेश जो है वो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। एशिया के अगर बात करें तो 2021 में इनका व्यापार 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर था,
और 2020-21 की तुलना में ये करीब 66% बढ़ा है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों का व्यापार कितने जल्दी और कितनी तेजी से बढ़ रहा है, और इसी स्पीड से अगर बढ़ता रहा तो कोई भी एक देश अगर व्यापारी घाटे की स्थिति में है तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरे के पड़ोसी होने के नाते आपका फर्ज बनता है, या आपके जो साझेदार होने के नाते आपका फर्ज बनता है कि आप उनकी समस्याओं का निराकरण करें। कुछ मोटे मोटे सामान, कुछ ऐसी वस्तुएं जो भारत बांग्लादेश से लेता है और बांग्लादेश भारत से लेता है, तो कच्चा कपास, गैर खुदरा शुद्ध सूती धागा और बिजली, ये भारत निर्यात करता है बांग्लादेश को, और आयात क्या करता है? वनस्पति तेल और सूट और कपड़ा स्क्रैप। ये चीजें मेनली भारत बांग्लादेश के से लेता है, और अपनी बिजली आपूर्ति के लिए जो कटौती बांग्लादेश में है उसकी आपूर्ति भारत बांग्लादेश को करता है। अब एक अभ्यास प्रश्न देखते हैं जो आपको आपकी तैयारी में और ज्यादा मदद कर सकता है। आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। प्रश्न है कि बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा के आलोक में भारत बांग्लादेश संबंधों की चर्चा करें। आप 250 शब्दों में इसे लिखने का प्रयास करें। और आज का न्यूज़ कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें। अगले कार्यक्रम में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया।